दोस्तों, आज की मेरी कहानी है गुलामी। नीलू, मुझे कल एक मीटिंग के सिलसिले में दिल्ली जाना है। चाहो तो तुम भी साथ चलो। वो तुम अपनी सहेली की शादी में नहीं जा पाई थी ना, सो उससे मिलकर बधाई देती आना। रितेश का प्रस्ताव सुन सारे शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। अपनी सबसे प्यारी सहेली अर्पिता से मिलने की बेचैनी, उसके जीवन के बारे में जानने की उत्कंठा यकायक अपने चरम पर पहुंच गई। 3 महीने पहले उसकी शादी का निमंत्रण पत्र आया था। अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ था। बार बार नाम पढ़कर और फिर फोन से बात कर दिल को भरोसा दिलाया कि हाँ, अर्पिता शादी कर रही है। वो अर्पिता जिसके लिए शादी का दूसरा नाम गुलामी की जंजीर था। एक ऐसा पिंजड़ा जिसमें फंसी स्त्री किसी निरीह पक्षी की तरह बेबस और लाचारी का जिंदगी काट कर अंत में तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग देती है। अर्पिता को मैं बचपन से जानती थी। कुछ अलग ही किस्म की लड़की थी वो। मेरठ में मेरे घर से सटा हुआ घर था उसका। हम दोनों में खूब पढ़ती, साथ साथ खेलते कूदते, स्कूल जाते, छत पर छिपकर घंटों बतियाते। उसके माता पिता का अलगवा हो चुका था। वो अपने पिता के साथ रहती थी। स्कूल खत्म होने के बाद वो आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली हॉस्टल में चली गई। उसके बाद यदा कद पत्रों और फोन के जरिए ही सही, मगर हमारे दिल के तार जुटे रहे। हमारा अर्पिता से 3 साल पहले मिलना हुआ था। हमने 2-3 दिन साथ गुजारे थे। तब मैं उसके व्यक्तित्व और सोच में आई परिवर्तन को देखकर हतप्रभा रह गई थी। अर्पिता वो बचपन वाली चुलबुली चहकती गुड़िया नहीं रह गई थी, जिसकी जगह एक ऐसी आधुनिक ने ले ली थी जिसके लड़के जैसे तेवर और रंग ढंग थे। स्त्री सुलभ लज्जा कोमलता से कोसों दूर अपनी जिंदगी अपने शर्तों पर जीने का दावा करने वाली उन्मुक्त स्वतंत्रता, आत्मनिर्भर दम्भित, वो खुद को सम्मान लड़कियों से श्रेष्ठ पर पारे समझती और उनकी तरह शादी विवाह कर घर गृहस्थी देखना अंतहीन कार समझती थी। ना बाबा, मुझसे किसी मर्द की जीवन भर गुलामी नहीं की जाएगी। मैं अपनी दुनिया में खुश हूँ और उसमें किसी की दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसने मुझसे कहा भी था, अर्पिता अक्सर कहती, हिंदुस्तानी समाज की सबसे बुरी आदत एक दूसरे के जीवन में टंक झंक कर हद पेच करना है। मेरे सामने उसका मकान मालिक गलती से पूछ बैठा था, बेटी 2-3 दिन से दिखाई नहीं दी, कहीं बाहर गई थी क्या? बस अर्पिता की तेरियां चढ़ गई। देखा ना किस कदर रोक टोक की आदत है इन लोगों को। मैं कहीं भी जाऊं, जीऊं या मरूं, किसी को क्या इतनी सी बात के लिए उसके निजी जीवन में हद पेच का उदाहरण थी। अर्पिता के ऐसे अंत केंद्रीय दृष्टिकोण से चलने में ये जानने को बेताब थी कि वो शादी के चक्कर में कैसे पड़ी। वो कौन महानुभाव है जिसके हद पेच उसने सदा के लिए स्वीकारा? क्या वो भी मेरी ही तरह घर के कामकाज करती होगी? इसी दिमागी उधड़े बुन में उलझी हुई मुझे पता भी नहीं चला कि मैं कब अपनी पैकिंग कर दिल्ली जाने के लिए तैयार हो गई। रास्ते भर में रितेश को अर्पिता के बारे में बताती रही और वो हैरान होता रहा। आखिरकार हम अर्पिता के घर पहुंच गए। एक बार फिर उसने अपने बदलते हुए व्यक्तित्व से मुझे अचंभित कर दिया। पिछली बार तीखे तेवर दिखाने वाली अर्पिता आज किसी आम भारतीय गृहिणी की तरह ही नजर आ रही थी। सलीके से बधी सूती साड़ी, जूड़े में सवले बाल, माथे पर कुमकुम, मांग में सिंदूर, उसने हमारी खूब आभगवत की। रितेश चाय की चुस्कियां लेते हुए बार बार मुझे कनखियों से घूर रहे थे, जैसे नजरों से कह रहे हूँ, झूठी कहीं की, तूने क्या बताया था और ये क्या निकली? मेरे पास नजरें बचाने के सिवाय कोई दूसरा चारा नहीं था। अर्पिता के पति 3-4 दिन के लिए बाहर गए हुए थे। यद्यपि मेरा रितेश के साथ गेस्ट हाउस में रुकने का प्रोग्राम था, मगर अर्पिता ने मुझे अपने साथ रुकने को राजी कर लिया। थोड़ी देर बाद रितेश ने विदाई ली और उनके जाते ही मैंने उस पर सवालों की झाड़ लगा दी। ये क्या, क्यों, कैसे? अर्पिता खिलखिलाकर हंसने लगी। आज उसकी वही पुरानी बाल सुलभ खिलखिलाहट कानों में अमृत सा घुल गई।
तो अभी अभी तो आई है, यह सब अभी जान लेगी। कुछ देर आराम से बैठ, मैं अपने एक दो काम निपटा लूं, फिर तसल्ली से बात करेंगे, कहकर अर्पिता रसोई में चली गई। कुछ देर वहीं बैठ मैं भी उसके पीछे चल दी। क्या बना रही है? भरवन बैगन और कचौरी। वाह क्या बात है, मगर अभी तो मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। अभी तो पेट भर नाश्ता किया है, अभी तुझे दे भी कौन रहा है। ये तो मैं अपनी पड़ोसन संध्या के लिए बना रही हूँ। वो माँ बनने वाली है, तीसरा महीना चल रहा है। आजकल उसका चटपटा खाने का बड़ा मन करता है, मगर मॉर्निंग स्नैक की वजह से रसोई में जा भी नहीं सकती। कल बातों बातों में यूं ही कह रही थी कि भरवा बैगन और कचौरी खाने का बड़ा मन हो रहा है। सोचा आज उसे सरप्राइज देकर खिलाऊं। मुझे एक झटका और लगा। पड़ोसन के हालचाल पूछने तक को बुरा समझने वाली लड़की आज अपने पड़ोसन को सरप्राइज देकर कुछ खिलाना चाहती है। यकीन नहीं हुआ। मैंने उसके माथे पर हाथ रख तबीयत देखने का अभिनव किया। चल हट, मैं अब बदल गई हूँ। वो तो मैं देख ही रही हूँ, मगर कैसे ये समझ नहीं आ रहा है। वो सब बाद में समझाऊंगी, पहले जरा संध्या को खाना दे आऊं। अर्पिता खाना लेकर चली गई। थोड़ी देर बाद वापस आने पर उसके चेहरे पर खुशी और संतोष के भाव झलक रहे थे। लगता है तेरी पड़ोसन को भरवा बैगन और कचौड़ी पसंद आ गई। हाँ, वो इतनी खुश हुई कि क्या बताऊं। मेरा पेट तो उसका खिला हुआ चेहरा देखकर ही भर गया। सच, दूसरों के लिए कुछ अच्छा कर, उन्हें खुशी देने में कितना सुख है, ये मैंने बहुत देर में सीखा। कहते हुए अर्पिता की आंखों में एक अजीब सा सुकूनपन छा गया। वो शून्य में ताकने लगी, जैसे अतीत के किसी चौखट को छूने चली गई हो। कुछ पल वहीं ठहर कर वापस वर्तमान में आई और बोली, तू कुछ अपनी सुना, घर में सब कैसे हैं? देख, मेरे सब्र का और इम्तिहान मत ले। मतलब? अर्पिता ने मुस्कुराकर पूछा। मतलब ये कि मुझे तेरी पर्सनल डायरी का एक एक पत्र पढ़ना है। जब हम इससे पहले मिले थे तो तू बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। उसके बाद तेरे जीवन में ऐसा क्या हुआ जिसने तुझे इतना बदल दिया? बताती हूँ। पिछले साल की बात है, मैंने अपनी नौकरी बदल दी थी, इसीलिए फ्लैट भी नया ऑफिस के आसपास ही देख रही थी। बड़ी मुश्किल से एक जगह घर मिला। वहाँ अधिकतर मध्यम वर्गीय और नियम वर्गीय लोग रहते थे। हर एक को हर दूसरे की एक एक बात को पता रहता। कौन कहाँ जाता है, कब आ रहा है, कौन बीमार है, तो तू जानती ही है मुझे इन सब बातों से कितनी चिढ़ थी। इसीलिए मैं शुरुआत से ही अपने आसपास रहने वालों से कटकर रहती। मेरे फ्लोर पर साथ वाले फ्लैट में एक रिटायर्ड वृद्ध दंपति अकेले रहते थे। आंटी अक्सर ऑफिस आते जाते हुए टकरा जाती। वो मुझसे बात करने की और मैं उनसे बचने की हर संभव कोशिश करती। एक बार मुझे तेज बुखार हुआ था। मेरे फ्लैट के बाहर पड़े दूध के पैकेट और अखबार से शायद उन्हें अंदाजा हो गया कि मेरी तबीयत खराब है और मेरी ऐसी स्थिति भी नहीं है कि बाहर आकर दूध ही ले सकूं। तब हफ्ते भर तक उन्होंने मेरा एक माँ की तरह ध्यान रखा। मैं ठीक हो गई, मगर फिर भी उन्हें जब भी मौका मिलता वो मेरे लिए कुछ न कुछ बना कर लाती और पास बैठ बतियाने लगती। उनका व्यवहार आत्मिकता से भरा था। उनका मुझे बेटी कहकर पुकारना मुझे भी अच्छा लगने लगा था। मगर फिर वही सवाल, वही नसीहत, कहाँ काम करती हो, क्या काम करती हो, घर वाले कहाँ है, शादी क्यों नहीं करती? लड़कियों का यूं अकेले रहना ठीक नहीं। बस मुझे उनसे झुलझुलाहट होने लगी। मैं उन्हें अनदेखा करने लगी। घर आती तो सिर्फ हॉल से देखकर 4 से 3 बार दरवाजा ही नहीं खोलती। एक दिन रविवार था। मैं सुबह आराम से बैठी अखबार पढ़ रही थी, तभी दरवाजे पर दस्तक होने लगी। मैं समझ गई कि आंटी ही होगी और सुबह सुबह कौन उनके साथ अपना वक्त बर्बाद करे। सोचकर मैंने दरवाजा नहीं खोला। कुछ देर दस्तक दे वो चली गई और मैं भी इस बात को भूल गई। शाम को मैं कहीं बाहर जा रही थी, तभी हमारी बिल्डिंग के वॉचमैन ने मुझे देखकर पूछा, मैडम, वो आपके साथ वाले फ्लैट के साहब का क्या हाल है? क्यों, क्या हुआ उन्हें? मैंने घबरा कर पूछा, अरे आपको नहीं पता, सुबह उन्हें हार्ट अटैक आया था।
बड़ी बुरी हालत में हॉस्पिटल गए थे। मछली की तरह तड़प रहे थे, लगता है जैसे अंतिम सांस ले रहे थे। पता नहीं बचे होंगे भी या नहीं। मुझे लगा आप तो पड़ोस में रहती हैं, शायद आपको पता हो। यह सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खसक गई। ओहो, शायद आंटी उस वक्त मेरी मदद लेने आई होगी और मैंने दरवाजा भी नहीं खोला। अपने स्वार्थी क्रिया पर मेरी अंतर आत्मा मुझे धिक्कारने लगी। इधर उधर पूछताछ कर बड़ी मुश्किल से उनके हॉस्पिटल तक पता चला। मैं भागी भागी पहुंची तो अंकल का देहांत हो चुका था। आंटी एकदम अकेली असहाय सी अंकल के पथरीले शरीर के पास बैठी थी। मुझे गए अपने दिल पर गुनाहों के बोझ लिए मैं हफ्ते भर उनके साथ रही और उनकी देखभाल की। बातों बातों में उन्होंने मुझे बताया, जब तेरे अंकल को हार्ट अटैक आया था तब दुर्भाग्य से हमारा फोन भी खराब हो गया था। मैं तेरे दरवाजे पर सहायता मांगने गई थी। सोचा था अगर तू अपनी कार से जल्दी से उन्हें हॉस्पिटल पहुंचा दे या फोन करके एम्बुलेंस ही बुला दे, मगर मेरा दुर्भाग्य तो घर पर ही नहीं थी। बाहर से फोन करने में और उन्हें हॉस्पिटल ले जाने में हुई कुछ मिनटों की देरी ने उनके प्राण ले लिए। डॉक्टर कह रहे थे कि अगर 10 मिनट पहले आए होते तो भी बच सकते थे। खैर, नियत को कौन टाल सकता है। भला मैं उनको क्या कहती, कैसे बताती कि उस दर्दनाक घड़ी में मैं घर पर ही थी, मगर अपने क्षणिक स्वार्थ में आकर मैंने दरवाजा नहीं खोला और उनके सुहाग को मौत के मुंह में ढकेल दिया। अर्पिता फूट फूट कर रोने लगी। उसकी आप बीती सुन मैं भी अपने आंसू नहीं रोक पाई। क्या बताऊं नीलू, आज तक अपने कंधे पर उस गुनाह के बोझ ढो रही हूँ। आंटी जब तक मेरे पड़ोस में रही मुझे अपना सबसे बड़ा हितैषी समझती रही और मैंने उनका सब कुछ छीन लिया। ऐसा मत बोल अर्पिता, तुझे क्या पता था कि वो किस मुसीबत में है। इसी बात का तो दुख है नीलू। मुसीबत पहले से बताकर नहीं आती और जब वो मुझे अपना समझ असहाय लेने आई तो मैंने उन्हें खुद तक पहुंचने का मौका तक नहीं दिया। उस दिन के बाद वो कभी मेरे घर नहीं आई। मेरे दरवाजे पर उनकी वो अंतिम दस्तक आज भी मेरे कानों में गूंजती है। उस दस्तक ने मेरे जीवन के प्रति नजरिया ही बदल दिया। जिन सामाजिक मूल्य की मैं खिल्ली उड़ाती थी उसका गहन अर्थ समझ में आ गया। धीरे धीरे मैंने अपने आसपास के लोगों को सम्मान की दृष्टि से देखना शुरू किया और पाया कि एक दूसरे के सुख दुख बांटने से, एक दूसरे के काम आने से कितना रस घुल जाता है जीवन में। उन्हीं दिनों मेरी मुलाकात राज से हुई। मेरे ऑफिस में उनकी नई पोस्टिंग थी। वो सकल सूरत रंग ढंग में साधारण थे, मगर उनके ऊंचे विचार और सहायता जैसे गुण ने मुझे बेहद प्रभावित किया। हम करीब आए, फिर हमने शादी कर ली। आज मैं अपनी गृहस्थी और समाज में बेहद सुखी हूँ। मगर आंटी की उस अंतिम दस्तक की फंस दिल में कुछ ऐसी चुभ गई है कि निकाले नहीं निकलती। मैंने अर्पिता के हाथ को थाम लिया। ये 3-4 दिन कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। हमने जी भर बातें की, अपने खट्टे मीठे अनुभव बांटे, मगर अर्पिता के दिल में चुभी वो फंस मैं भी नहीं निकाल पाई। दोस्तों, लोगों से मिलजुल कर रहने में हमें हर कष्ट में कोई न कोई सहायक मिल जाता है। अपने दुखों को दूर करने के लिए दूसरों से मिलना जुलना, बातें करना अच्छी बात होती है। दोस्तों, हमारी छोटी सी कहानी को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।